हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नामदी सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नामदी में। जैसा कि आपको पता, अपना कक्षा 12 का चैप्टर फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन ये अपने स्टार्ट किया था, जिसका एक वीडियो आ चुका है। तो आज उसमें अपने क्या पढ़ा था, कुछ फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वो संयुक्त फलन क्या होता है, संयुक्त फलन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त फलन या फिर कंपोजिट फंक्शन कह रहा है, यदि कोई फलन f a से b में तथा g b से c में दो फलन हो तो फलन g(f) a से c में जो निम्न प्रकार परिभाषित होगा g(f(x) बराबर g(f(x) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो जो ये सिंबल होता है ये होता है फॉर ऑल का, यानी कि सभी के लिए, यानी कि जो सभी x होंगे वो किससे लिए जाएंगे, जो समुच्चय a होगा उससे लिए जाएंगे। तो जो फलन होगा जो g(f) किस में परिभाषित होगा, a से c में जो परिभाषित होगा उसको बोलेंगे g तथा f का संयुक्त फलन कहेंगे। यानी कि अपने को क्या दिया होगा, दो फलन दिए होंगे। एक मान लिया f है वो जो किस a से b में परिभाषित है, एक दूसरा फलन दे रखा है जो g है वो किस में परिभाषित है, b से c में। तो जो इन दोनों का संयुक्त फलन होगा जो g(f) होगा वो a से c में परिभाषित होगा। तो जो g(f) किस तरह से परिभाषित होगा, g(f(x) बराबर, जिसको लिख सकते हैं अपने g(f(x), जिसमें जो x होगा, जो सारे जो सभी x होंगे वो किससे लिए जाएंगे, जो समुच्चय a होगा उससे लिए जाएंगे। तो जो g(f) होगा वो a से c में g तथा f का क्या कहलाएगा, संयुक्त फलन कहलाएगा। आइए इसको और अच्छे से डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स से मैंने कोई ये समुच्चय मान लिया, ये कोई समुच्चय a है, ये कोई समुच्चय b है और ये समुच्चय क्या मान लिया मैंने, c मान लिया। कह रहा है जो फलन है वो किस में परिभाषित है, ये a से b में कौन सा फलन परिभाषित है, f, और b से c में कौन सा, g। लेट्स से इसमें मैंने एलिमेंट मान लिया x है, तो जो इसकी इमेज बनेगी क्या वो f(x) नहीं होगी क्या, होगी कि नहीं होगी। कल मैंने आपको बताया था जो पीछे वाली क्लास थी अपनी, अगर कोई समुच्चय a से b में कोई फलन f परिभाषित है, अगर इसके अंदर a का संबंध अगर b से है तो इसको अपने किस प्रकार लिखते हैं, एफ ए जो बराबर है b के, यानी कि b की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, एफ ए लिख सकते हैं। यानी कि जो a का प्रतिबिंब होगा वो क्या है, b है, और ये a क्या होता है, b का पूर्व प्रतिबिंब होता है। तो इसी तरह से लिखेंगे जो x का जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, f(x) होगा। अगर फलन f दिया तो क्या होगा, f(x) होगा। अब जो फलन दूसरा दे रखा है g किस में परिभाषित है, b से c में परिभाषित है। तो b से c में परिभाषित, अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट f(x) है तो इसका जो अगर फलन ये g है तो जो इसका प्रतिबिंब होगा क्या वो g(f(x) नहीं होगा क्या, g(f(x) होगा। तो जो फलन बनेगा, यानी कि जो a से c में जो फलन बनेगा, a से c में फलन बनेगा वो क्या होगा, g(f) होगा, जो परिभाषित होगा किस में, a से c में। तो इसी को बोलते हैं संयुक्त फलन या फिर कंपोजिट फंक्शन। दो फलन दिए होंगे, f a से b में, दूसरा g b से c में। तो जो f तथा g का जो संयुक्त फलन होगा वो किस में परिभाषित होगा, a से c में परिभाषित होगा। उसको लिखेंगे किस तरह से, g(f(x). तो जहाँ पर जो x होगा वो बिलोंग करेगा x, यानी कि जो सभी के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी कि जहाँ पर जो x होगा वो सारे के सारे जो x होंगे वो किससे लिए जाएंगे, समुच्चय a से लिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जब भी अगर g(f) इस तरह से लिखा तो इसको किस तरह से लिखेंगे अपने, g(f(x) इस तरह से भी लिख सकते हैं। g(f(x) को किस तरह से लिखेंगे, g(f(x). उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए थोड़ा आगे चलते हैं और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, लेट्स से कोई समुच्चय a, ये समुच्चय b और ये समुच्चय c। कोई फलन f था वो किस में परिभाषित था, a से b में, और कोई फलन g था वो किस में परिभाषित था, b से c में। यानी कि जो f था वो किस में परिभाषित था, a से b में, जो g था वो किस में परिभाषित था, b से c में। लेट्स से इसके अंदर कोई एलिमेंट x है तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा क्या वो f(x) होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा। अगर जो फलन g है वो b से c में परिभाषित, अगर b के अंदर एलिमेंट f(x) है तो अगर g फलन है तो इसके अंदर जो प्रतिबिंब होगा वो क्या, g(f(x) होगा कि नहीं होगा। तो जो f तथा g का जो संयुक्त फलन होगा वो किस में परिभाषित होगा, a से c में परिभाषित होगा। यानी कि जो g(f) होगा वो किस में परिभाषित होगा, a से c में परिभाषित होगा। तो g(f(x) को किस तरह से लिखेंगे अपने, तो g(f
एफ एक्स, इस तरह से इसको लिखा जाता है। और यहाँ पर जो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो सारे के सारे एक्स एलिमेंट है वो किससे लिए जाते हैं, ए से लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि जो GOF है वो कब परिभाषित होगा और कब परिभाषित नहीं होगा, उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। आइए अब जानते हैं कि GOF कब परिभाषित होगा। तो लिखेंगे जो GOF होगा तो GOF परिभाषित होगा, कब परिभाषित होगा, यदि f का परिसर, यानी कि जो फलन दे रखा है ना अपने को, f का परिसर, यानी कि इसको क्या बोलते हैं अपने, रेंज भी बोलते हैं। जो f है इसका जो परिसर होगा वो G के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। यानी कि जो GOF होगा वो कब परिभाषित होगा, तो जो f का परिसर होगा, यानी कि जो फलन f होगा उसका जो परिसर, यानी कि उसकी जो रेंज होगी वो G के प्रांत का क्या होनी चाहिए, उपसमुच्चय होनी चाहिए। उस स्थिति में जो GOF होगा वो परिभाषित होगा। कैसे, लेट से कोई फलन f मान लिया मैंने, वो दे रखा है a से b में। कोई दूसरा फलन मान लिया g जो कि दे रखा है b से c में। तो जो GOF होगा कब परिभाषित होगा, जो ये फलन पहले दे रखा है f दे रखा है, तो जो f की जो रेंज होगी वो यदि इस फलन दूसरे वाले फलन के प्रांत का उपसमुच्चय हो। यानी कि अगर फलन f की रेंज की बात करूं तो क्या जो रेंज की वजह आएंगे, क्या कोड डोमेन से नहीं आएंगे क्या, यानी कि जो रेंज होगी वो कोड डोमेन का क्या होती है, सबसेट होती है, यानी कि उपसमुच्चय होती है। तो अगर मैं फलन g का बात करूं तो g में जो प्रांत यानी कि जो डोमेन दे रखा है वो क्या b दे रखा है, यानी कि जो फलन का कोड डोमेन है वो फलन g का क्या है, डोमेन है। यानी कि अगर फलन f की जो रेंज होगी इसके कोड डोमेन से आएगी, यानी कि जो फलन f की जो रेंज है इस कोड डोमेन का उपसमुच्चय है। अगर इसका वो उपसमुच्चय है तो क्या इसका भी उपसमुच्चय होगी कि नहीं होगी, तो यानी कि इसके लिए जो फलन f की जो रेंज है वो g के प्रांत के उपसमुच्चय होनी चाहिए, तब भी जो होगा GOF परिभाषित होगा। आइए उदाहरणों के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। आइए करते हैं उदाहरण नंबर 1। कह रहा है कोई समुच्चय A है, उसके अंदर जो एलिमेंट हैं 1 2 3, और B कोई सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 4 और 5। जो C समुच्चय देगा उसके अंदर 7 8 और 9। जो फलन f है वो किस में परिभाषित है, A से B में। कोई फलन g है वो किस में परिभाषित है, B से C में। और कुछ मान दे रखे हैं अपने को, f1 का मान 4 दे रखा है, f2 का मान भी 4 है, f3 का मान कितना है 5 है, g4 का मान 8 है, g5 का मान 9 है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, GOF ज्ञात करना है। अब जो GOF होगा वो किस में परिभाषित होगा, वो A से C में। अगर f A से B में, g B से C में, तो जो GOF होगा वो किस में परिभाषित होगा, A से C में परिभाषित होगा। अब अपने को GOF x ज्ञात करते हैं, है ना। GOF x, तो जो x एलिमेंट होता है वो किसका लिया जाता है, क्या वो समुच्चय A का लिया जाता है, यानी कि जो GOF x होता है उसमें जो x होता है वो किसका होता है, समुच्चय A का होता है। तो GOF अगर 1 की बात करूँ तो इसको अपने लिखेंगे कैसे, GOF 1 लिखेंगे। और जो f1 का मान अपने को कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। f1 का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। और g4 का मान कितना है, 8। यानी कि GOF अगर 1 की बात करूँ तो इसका मान कितना आ गया मेरे पास, 8 आ गया। अब मैं बात करता हूँ GOF 2 की। तो GOF 2 को अपने कैसे लिखेंगे, GOF 2 लिखेंगे। और f2 का मान मेरे को पता है, f2 का मान भी कितना है, 4। तो ये कितना बन गया, f2 की जगह मैंने कितना रख दिया, 4 रख दिया, तो क्या हो गया, ये G4 हो गया। तो G4 का मान कितना दे रखा है, देखो 8 दे रखा है, तो इसका मान भी कितना आ गया, जो GOF2 है इसका मान भी कितना आ गया, 8 आ गया। अब मैं GOF3 की बात करूं तो GOF3 को किस तरह से लिखेंगे, GF3 इस तरह से लिखेंगे। और जो F3 है इसका मान कितना है मेरे पास, 5 है। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, G5, और G5 का मान कितना है मेरे पास, 9 है। तो GOF1 की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। GOF2 की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। और GOF3 की वैल्यू कितनी आई, 9 आई। तो जो GOF होगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कौन कौन से आएंगे। अगर 1 रखा तो मेरे को पास कितना मिला, 8 आया। 2 रखा तो कितना आया, तो भी 8 आया। 3 रखा तो कितना आया मेरे पास, 9 आया। तो ये इस जो क्वेश्चन दे रखा तो जो इसका GOF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 8 2 8 और 3 9। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए इसको एक और उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण नंबर 2, कह रहा कोई फलन f है वो R से R में परिभाषित है,
जिसमें एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है अपने को साइन एक्स, तथा जो जी है वो भी आर से आर में परिभाषित, तथा जी एक्स क्या दिया है एक्स स्क्वायर। तो कह रहे हैं जी ओ एफ तथा एफ ऑफ जी ज्ञात कीजिए। अगर इसके अपने सॉल्यूशन की बात करें, अब बात करता हूँ मैं जो जी ओ एफ है। पहले अपने देखेंगे क्या ये जी ओ एफ परिभाषित होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था जो जी ओ एफ परिभाषित कब होगा, यदि फलन जो एफ का परिसर होगा, जो फलन एफ अगर एफ बाद में दिया तो एफ का जो परिसर होगा वो इसके प्रांत का क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय होना चाहिए। तो अगर अपने बात कर रहे हैं जो फलन दे रखा है वो किससे किस में दे रखा है, आर से आर में। जो फलन जी दे रखा है वो किससे किस में दे रखा है, आर से आर में। तो यानी कि अगर एफ के परिसर की बात करूँ तो वो क्या इसके कोड मेन से आएगा, यानी कि कोड मेन क्या इसका है, कोई रियल नंबर है, यानी कि जो इसका परिसर आने वाला वो भी कोई रियल नंबर ही आने वाला है। और अगर जी का प्रांत देखो तो जी के प्रांत में भी क्या रियल नंबर है। तो अपने को पता है जो रियल नंबर होते हैं वो रियल नंबर का क्या होंगे, उपसमुच्चय होंगे। यानी कि जो रियल नंबर होते हैं वो रियल नंबर का क्या होंगे, उपसमुच्चय होंगे। यानी कि अपने कह सकते हैं जो फलन एफ का परिसर होगा वो क्या जी के प्रांत का उपसमुच्चय होगा। जी के प्रांत का उपसमुच्चय होगा तो क्या जी ओ एफ परिभाषित होगा, तो बिल्कुल होगा। तो जी ओ एफ ज्ञात कैसे करेंगे, तो जी ओ एफ एक्स, तो क्या लिखते हैं इसको जी एफ एक्स, और एफ एक्स का मान अपने को कितना दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है, साइन एक्स। अब अपने को पता है जो जी एक्स है वो अपने पास एक्स स्क्वायर है, तो अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, जी साइन एक्स की। यानी कि जो फलन जी एक्स है उसके अंदर एक्स की जगह अपने को क्या रखना है, साइन एक्स रखना है। तो रखते हैं, तो देखो इस एक्स की जगह अपने को क्या रखना है, साइन एक्स रखना है। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं अपने साइन स्क्वायर एक्स। तो अपने पास जो जी ओ एफ होगा वो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब बात करते हैं एफ ऑफ जी की ना। अगर एफ ऑफ जी की बात करें तो पहले देखते हैं जो एफ ऑफ जी वो परिभाषित होगा कि नहीं होगा, एफ ऑफ जी। अब जी ओ एफ में क्या था, अगर बाद वाले की जो रेंज होती है वो पहले वाले के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। अब इसमें देखेंगे जो एफ ऑफ जी है इसमें अब किसकी रेंज देखेंगे, जी की रेंज देखेंगे, यानी कि जी का परिसर देखेंगे, किसका उपसमुच्चय होना चाहिए, एफ के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। तो पहले अपने फलन अगर जी बाद में दे रखा है तो अपने पहले जी को लिखेंगे। तो जी फलन किससे किस में परिभाषित है, आर से आर में। तो फलन एफ है जो वो किस में परिभाषित है, वो भी आर से आर में। अगर अपने जी की रेंज की बात करें तो वो कोई रियल नंबर में से आएगा, और जो फलन एफ दूसरा फलन दे रखा है इसका जो प्रांत है वो भी कोई रियल नंबर है, और जो रियल नंबर होते हैं वो रियल नंबर का क्या होंगे, उपसमुच्चय होंगे। तो यानी कि अपने कह सकते हैं जो एफ ऑफ जी होगा वो भी क्या होगा, परिभाषित होगा। तो एफ ऑफ जी ज्ञात कैसे करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, तो इसका मान कितना होगा, एफ ऑफ जी एक्स, और अपने को जी एक्स का मान दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर। यानी कि जो फलन एफ है उसके अंदर एक्स की जगह अपने को क्या रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है। और अपने पास फलन एफ एक्स है कितना, साइन एक्स, और इस एक्स की जगह अपने को क्या रखना है, एक्स स्क्वायर रखना। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो अपने पास जो जी ओ एफ है वो तो कितना आया, साइन स्क्वायर एक्स, और जो एफ ऑफ जी आया वो कितना आया, साइन एक्स स्क्वायर। और ये दोनों जो वैल्यू है वो क्या होती है, ये दोनों वैल्यू क्या है, अलग अलग है। यानी कि अपने कह सकते हैं यहाँ से जो जी ओ एफ है वो बराबर नहीं है किसके, एफ ऑफ जी के। यहाँ पर अपन देखिए तो जी ओ एफ बराबर नहीं है किसके, एफ ऑफ जी के। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जो दो फलनों का संयुक्त फलन है वो क्रम विनिमयता का यहाँ पर क्या नहीं कर रहा, पालन नहीं कर रहा। तो कुछ स्थितियाँ ऐसी होगी यहाँ पर दो फलनों का संयुक्त फलन क्या कर रहा होगा, क्रम विनिमयता का पालन कर रहा होगा, और कुछ स्थितियाँ ऐसी होगी जहाँ पर क्रम विनिमयता का पालन नहीं हो रहा होगा। तो यानी कि अपने कह सकते हैं कि जो दो फलनों का संयुक्त फलन होगा उसके लिए क्रम विनिमयता का पालन करना आवश्यक नहीं है। ये आगे अपनी किताब में पॉइंट दे रखा है, वो अपने पढ़ेंगे। उससे पहले एक उदाहरण और दे रखा है, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, फलन n से z में यानी कि नेचुरल नंबर से इंटीजर में इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर अपने को 2x दे रखा है, तथा जो g दे रखा है वो z से q में यानी कि पूर्णांकों से प्रीमियम नंबर में दे रखा है जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1/2। तो कह रहा है जी ओ एफ तथा एफ ऑफ जी ज्ञात कीजिए। अब बात करते हैं जी ओ एफ की। पहले देखेंगे क्या ये जी ओ एफ होगा वो परिभाषित होगा या नहीं होगा। अगर जी ओ एफ है तो फलन एफ बाद में दे रखा है, तो जो बाद में दिया तो उसको आप पहले लिख लिया करो ना। एफ है वो क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर से जेड में, तथा जो जी है वो क्या दे रखा है, जेड से क्यू में यानी कि प्रीमियम नंबर में दे रखा है। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। जेड क्या होता है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। जेड इंटीजर यानी कि पूर्णांक, और क्यू रैशनल नंबर या प्रीमियम संख्या। अगर अपने बात करें जो एफ की जो रेंज होगी क्या वो जेड में से आएगी, यानी कि जो रेंज होती है वो कोड में इनका उपसमुच्चय होती है, यानी कि एफ की जो रेंज होगी वो जेड से आएगी,
और जो दूसरा फलन दे रखा है, जो उसका प्रांत दे रखा है, वो भी क्या दे रखा है, जड़ दे रखा है। और पूर्णांक, तो पूर्णांकों का क्या होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं ना, यानी कि जो जड़ है वो क्या होगा, जड़ का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो यानी कि जो अपने कह सकते हैं जो GF होगा वो क्या होगा, परिभाषित होगा। तो वो परिभाषित किससे किस में होगा, N से Q में परिभाषित होगा, N से Q में परिभाषित होगा। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, GOF ज्ञात करना है। तो GOF ज्ञात कैसे करते हैं, GOF x, यहाँ पर जो x होता है वो किससे लिया जाता है, N से, यानी कि अपने पढ़ा था ना, जो GOF है वो किससे किस में परिभाषित होता है, A से C में। तो जो GOF x होता है उसमें जो x होता है वो बिलोंग करता है किससे, A से, है ना। तो जो GOF x होगा वो किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, GOF f(x), और अपने पास fx है कितना, 2x, तो यहाँ पर रख देंगे 2x। अब अपने को एक gx फलन दे रखा है x + 1/2, तो जहाँ जहाँ g में x है वहाँ पर अपने को कितना रखना है, 2x रखना है। तो रखते हैं, इस x की जगह अपने कितना रखेंगे, 2x, फिर वहाँ पर कितना +1/2। तो जो इसका जो GF होगा वो कितना आ जाएगा, 2x + 1/2। अब बात करते हैं हमने f(g) की। अब पहले देखेंगे जो f(g) है वो परिभाषित होगा या नहीं होगा। तो f(g) की बात करें तो बाद में क्या दे रखा है, g, तो आप इसको पहले लिख लो, g क्या दे रखा है, Z से Q में। पहले लिखने का मतलब है तो अपने को आसानी रहती है समझने में ना, कि परिभाषित होगा या नहीं होगा। तो जो g दे रखा है वो किसी Z से Q में, और अपने को f क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर से Z में। अब अगर बात करूं जो फलन g होगा उसके अंदर जो रेंज होगी, जो फलन g की रेंज होगी वो f के प्रांत का क्या होनी चाहिए, उपसमुच्चय होनी चाहिए। अब देखो जो g है वो किस में परिभाषित है, Z से Q में। जो फलन f है वो किस में परिभाषित है, N से Z में। क्या जो परिमेय संख्या होती है वह क्या नेचुरल नंबर का उपसमुच्चय होती है क्या, आइए समझने का प्रयास करते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें अवयव आते हैं 1 2 3 4 इस तरह से, और जो परिमेय संख्याएं आती है वो क्या होती है, जिनको अपने p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो p और q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, और तथा q कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की बात करूं तो जो भी नेचुरल नंबर उसको अपने p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये 2/3 है ये तो एक परिमेय संख्या तो है, क्या ये नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। तो यानी कि जो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से जो q होंगे उसके अंदर नेचुरल नंबर भी आएंगे और भिन्न वाली संख्याएं भी आएगी। तो यानी कि कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती है वो नेचुरल नंबर का कभी भी उपसमुच्चय नहीं होती। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो परिमेय संख्याओं का उपसमुच्चय हो सकती है। तो यानी कि अगर जो g की रेंज की बात करें वो q से आएगी, और फलन f है जिसका प्रांत कहाँ से आएगा, n से आएगा। तो q कभी भी क्या नहीं होती, उपसमुच्चय नहीं होती नेचुरल नंबर का। तो अपने कह देंगे जो GOF होगा वो परिभाषित नहीं होगा, GOF परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि जो परिमेय संख्याएं होती है वो नेचुरल नंबर का उपसमुच्चय नहीं होती। नेचुरल नंबर परिमेय संख्याओं का क्या होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है संयुक्त फलन के गुण। पहला गुण क्या कह रखा है, संयुक्त फलन द्वारा क्रम विनिमय का पालन करना आवश्यक नहीं है। क्रम विनिमय का था मतलब है भी जो GOF है वो बराबर हो भी सकता है f(g) की और बराबर नहीं भी हो सकता। तो क्रम विनिमय का पालन करना कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। तो किन स्थितियों में क्रम विनिमय का पालन कर सकता है, किसमें नहीं करेगा, आइए उनको समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स इसके अंदर मैंने एक नंबर मान लिया कि कोई फलन f है वो a से b में परिभाषित है, तथा कोई दूसरा फलन मान लिया g वो किस में परिभाषित है, b से c में परिभाषित है। अगर यहाँ पर मैं अगर GOF की बात करूँ तो वो किस में परिभाषित होगा, जो GOF होगा वो किस में परिभाषित होगा, क्या A से C में परिभाषित होगा। क्योंकि देखो जो B की जो रेंज आने वाली है B से आएगी, और इस G का प्रांत है वो भी क्या B है, यानी कि ये वाला B और ये वाला B सेम है। यानी कि जो इसका जो F की रेंज है वो G का क्या होगी, जो G का प्रांत है उसका उपसमुच्चय होगी। तो जो GOF होगा वो परिभाषित होगा किस में परिभाषित होगा, A से C में परिभाषित होगा। अब अगर मैं बात करूँ f(g) की बात करूँ तो जो फलन g है वो मेरे को किस में परिभाषित दे रखा है, b से c में, और जो फलन f दे रखा है वो किस में परिभाषित दे रखा है, a से b में। तो क्या f(g) विद्यमान होगा। अब देखो जो c जो फलन g है इसकी क्या ये रेंज कहाँ से आएगी, c से आएगी, और जो फलन f का डोमेन है वो क्या आएगा, a से आएगा। अब देखो जो c और a दोनों समुच्चय क्या है, अलग अलग है। क्या इसकी जो रेंज है वो इसके डोमेन का क्या उपसमुच्चय होगी, क्या नहीं होगी। यानी कि अपने कह सकते हैं जो c है वो उपसमुच्चय नहीं होगा किसका, a का। इसका मतलब होता है उपसमुच्चय नहीं होगा। अगर कोई फलन किसी का उपसमुच्चय है तो उसको
इस तरह से लिखेंगे, अगर कोई उपसमुच्चय नहीं है तो उसको इस तरह से लिखेंगे। यानी कह सकते हैं जो सी है वो सबसेट नहीं है ए का। अगर सबसेट नहीं है, उपसमुच्चय विद्यमान नहीं है, तो क्या एफ ऑफ जी परिभाषित होगा? क्या नहीं परिभाषित होगा। तो आगे 2 नंबर की बात करते हैं। यदि मैंने मान लिया जो फलन एफ है वो किससे किस में परिभाषित है? ए से बी में, तथा जो जी है वो किससे किस में परिभाषित है? मान लिया वो बी से ए में परिभाषित है। यानी कि मैंने मान लिया यहाँ पर जो सी है वो बराबर किसके मान लिया मैंने? यानी कि जो सी समुच्चय है वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। अगर मैं यहाँ से जी ओ एफ की बात करूँ, क्या जी ओ एफ परिभाषित होगा? अब इसकी जो रेंज है वो बी से आएगी और इसका प्रांत है वो बी से आएगा। यानी कि ये वाला समुच्चय बराबर है। तो अपने कह सकते हैं जो जी ओ एफ होगा वो परिभाषित होगा किससे? ए से ए में परिभाषित होगा। अगर बात करें अपने एफ ऑफ जी की बात करें तो जो जी समुच्चय है वो किससे किस में परिभाषित है? बी से ए में। और जो एफ समुच्चय है वो किससे किस में परिभाषित है? ए से बी में। यानी कि इसकी रेंज ए से आएगी, इसका प्रांत भी किससे है? ए से है। यानी कह सकते हैं ए सबसेट होगा किसका? ए का। तो जो जी परिभाषित होगा वो एफ ऑफ जी परिभाषित होगा किससे किस में परिभाषित होगा? बी से बी में परिभाषित होगा। तो क्या ये एफ ऑफ जी ऑफ के बराबर होगा? क्या एफ ऑफ जी ऑफ के बराबर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो जी ऑफ है वो ए से ए में परिभाषित है, जो एफ ऑफ जी है वो बी से बी में परिभाषित है। क्योंकि दोनों के प्रांत और सह प्रांत क्या है? अलग अलग हैं। यदि दोनों के सह प्रांत और प्रांत अलग अलग हैं तो जो जी ऑफ है वो एफ ऑफ जी के बराबर नहीं होगा। अब बात करते हैं अपने 3 नंबर। यदि तीनों ही सेट बराबर हो, तीनों ही समुच्चय क्या हो? बराबर हो, यानी कि जो एफ है वो मैंने मान लिया किससे किस में परिभाषित है? ए से ए में, तथा जो जी है वो किस में परिभाषित मान लिया? वो भी ए से ए में। तो जो जी ओ एफ होगा वो किससे किस में परिभाषित होगा? अब देखो ये इसका क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय होगा तो जो जी ओ एफ होगा वो ए से ए में क्या होगा? परिभाषित होगा। अब बात करें अपने एफ ऑफ जी की। एफ ऑफ जी की बात करें, अपने को पता है जो जी है वो ए से ए में परिभाषित है और जो एफ है वो किस में परिभाषित है? वो भी ए से ए में परिभाषित है। अब ये वाला इसका क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। तो जो एफ ऑफ जी होगा वो भी किस में परिभाषित होगा? ए से ए में परिभाषित होगा। जी ओ एफ भी ए से ए में परिभाषित है, एफ ऑफ जी भी ए से ए में परिभाषित है। यानी कि दोनों के प्रांत और सह प्रांत क्या हो गए? बराबर हो गए। तो जो इस स्थिति में आएगा जो जी ओ एफ होगा वो बराबर होगा एफ ऑफ जी के। अब अगर इन तीनों स्थितियों पर से अपने देखें, अगर इसका जो संयुक्त फलन का पहले गुणधर्म की बात करें, कह रहा है क्रम विनिमयता का पालन करना आवश्यक नहीं है। अब देखो यहाँ पर तो जी ओ एफ तो विद्यमान था, यहाँ पर तो एफ ऑफ जी विद्यमान ही नहीं था। यहाँ पर बात करें जी ओ एफ बराबर नहीं आया एफ ऑफ जी के। 3 नंबर पर बात करें तो जी ओ एफ बराबर आ गया एफ ऑफ जी के। यानी कि कई स्थितियों में क्रम विनिमयता का पालन कर भी सकता है और कई स्थितियों में क्रम विनिमयता का पालन नहीं करेगा। तो इसलिए इसने लिखा है जो क्रम विनिमयता का पालन करना आवश्यक नहीं है। आइए कुछ उदाहरण करते हैं, उससे ये स्थिति और समझ में आपको आएगी। तो चलिए उन उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए एक उदाहरण की बात करते हैं। क्या कोई फलन f है वो r से r में किस प्रकार है? fx बराबर 2x है तथा g भी r से r में तथा gx बराबर क्या दे रखा है? x स्क्वायर दे रखा है। अगर यहाँ से अपने GOF की बात करें तो वो जो GF होगा वो किससे किस में परिभाषित होगा? f r से r में और g भी क्या है? r से r में। तो जो GF होगा वो भी किस में परिभाषित होगा? r से r में परिभाषित होगा। तो जो GF है वो किससे किस में परिभाषित होगा? r से r में परिभाषित होगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? GOF fx, इसको किस तरह से लिखते हैं अपने? GFx। और fx का मान मेरे पास कितना दे रखा है? 2x दे रखा है। कितना दे रखा है? 2x दे रखा है। अब जो फलन g दे रखा है उसमें x की जगह अपने को कितना रखना है? 2x रखना है। तो रखो वहाँ पे 2x, x स्क्वायर है तो वहाँ पर किसका स्क्वायर आ जाएगा? 2x का स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर। यानी कि जो अपने पास GOF मिला वो क्या मिला? 4x स्क्वायर मिला। अब बात करते हैं f ऑफ g की। f ऑफ g की बात करें तो जो फलन g दे रखा है वो किस में दे रखा है? r से r में। जो बाद वाला उसको पहले लिखना है। और जो f दे रखा है वो किस में दे रखा है? r से r में। और जो इसकी रेंज होगी वो r से आएगी और इसका प्रांत किससे है? r से। और r क्या होता है? r का उपसमुच्चय होता है। तो f ऑफ g विद्यमान होगा। f ऑफ g विद्यमान होगा तो f ऑफ g जो परिभाषित होगा वो किस में परिभाषित होगा? r से r में। इस r से r में परिभाषित होगा। इस f ऑफ g को निकालेंगे कैसे? f ऑफ gx। f इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? gx। अब अपने को जो gx का मान कितना दे रखा है? x स्क्वायर दे रखा है। अब जो फलन f दे रखा है उसमें x की जगह अपने को क्या रखना है? x स्क्वायर रखना है। यानी कि यहाँ पर 2 और साथ में क्या x है? इस x की जगह अपने को क्या रखना है? x स्क्वायर रखना है। तो 2x स्क्वायर। तो जो f ऑफ gx कितना आया? 2x स्क्वायर। GOF कितना आया? 4x स्क्वायर। क्या जो GOF है वो बराबर है क्या f ऑफ g के? बराबर
नहीं है, तो जी बराबर नहीं है किसके, एफ ऑफ जी के, यानी कि यहाँ पर क्रम विनिमयता का पालन नहीं हो रहा। आइए एक और उदाहरण से इसको और समझने का प्रयास करते हैं। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। कह रहे कोई फलन है वो आर से आर में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तथा जी दे रखा है आर से आर में जी एक्स बराबर क्या दे रखा है एक्स क्यूब। अब अगर बात करें अपने जी ओ एफ की, तो क्या जी ओ एफ परिभाषित होगा, बिल्कुल होगा। अगर इसके डोमेन इसकी रेंज की बात करूँ वो आर से आएगा, इसका प्रांत क्या है वो भी आर से है, तो आर क्या होता है, उपसमुच्चय होता है आर का। तो जो जी ओ एफ परिभाषित होगा वो किस में परिभाषित होगा, आर से आर में परिभाषित होगा। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, जी ओ एफ एक्स, इसका मान कैसे निकालते हैं, जी इसको लिखते हैं अपने एफ एक्स। अब अपने पास एफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर, कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर, यानी कि कोई फलन जी है उसके अंदर एक्स की जगह अपने को क्या रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है। तो रखो वहाँ पर इस एक्स की जगह अपने को क्या रखना है, एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3, एक्स स्क्वायर की पावर 3 करेंगे तो कितना है एक्स की पावर 6, इसका दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुणा 3 कितना 6। अब अगर अपने बात करें एफ ऑफ जी की, एफ ऑफ जी की बात करें, इसमें फलन जी है वो किस में परिभाषित है, आर से आर में। जो फलन एफ है वो भी किस में परिभाषित है, आर से आर में। अपने को पता है जो आर है वो आर का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो जो एफ ऑफ जी होगा वो परिभाषित होगा किस में, आर से आर में परिभाषित होगा। तो एफ ऑफ जी को निकालेंगे कैसे, एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ इसका मान कैसे निकालते हैं, जी एक्स। अब अपने पास जी एक्स का मान कितना दे रखा है, एक्स क्यूब। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ एक्स क्यूब, यानी कि जो फलन एफ दे रखा है उसके अंदर एक्स की जगह अपने को कितना रखना है, एक्स क्यूब रखना है। और एफ एक्स अपने पास है कितना, एक्स स्क्वायर, इस एक्स की जगह अपने को क्या रखना है, एक्स क्यूब। तो रखो एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स क्यूब का वर्ग करेंगे तो 3 दूनी 6, तो ये भी कितना आ गया, एक्स की पावर 6। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, जो जी ओ एफ है वो बराबर है किसके, एफ ऑफ जी के। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रम विनिमयता का पालन हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये जो संयुक्त फलन है दो फलनों का वो क्रम विनिमयता का पालन कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। तो जो आज की क्लास रहेगी वो इतनी रहेगी, इसको आगे अपने कल कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी तो आप इसको अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।